जब बोलने वाले को उस नाउन के बारे में पता हो, ये समझिएगा, जब बोलने वाले को उस नाउन के बारे में पता हो लेकिन सुनने वाले को उस नाउन के बारे में कोई जानकारी ना हो, तो बताइए सुनने वाले के लिए वो नाउन अननोन हो गया, मीन्स इनडेफिनिट हो गया। ठीक है ना। अब ये सोच रहा है कौन वाली कार। अब उन्होंने दूसरा सेंटेंस बोला तो आई हैव बॉट द कार। तो जरा बताइएगा अब इस द का मतलब क्या हो गया। अगर उन्होंने द बोला होगा तो इनका और इनका चेहरे का एक्सप्रेशन कुछ और होगा। मैं आपको बताता हूं आखिर चेहरे का एक्सप्रेशन क्या रहा होगा। अगर इन्होंने द बोला होता तो इनके चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा होता, कैसा होता। अच्छा, अब यहां पर कोई थॉट ना बनी होती, क्या ना बनी होती, कोई क्वेश्चन मार्क ना बना होता, ये सोच ना रहे होते, हाथ ऐसे ना होते, हाथ क्या ना होते, हाथ ऐसे ना होते और ऐसे बधाई दे रहे होते, अरे वाह अरे वाह अरे वाह। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल प्रैक्टिकल इंग्लिश। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं हमारा आर्टिकल का लेक्चर द के बारे में। जिन बच्चों ने आर्टिकल लेक्चर में ए और एन के बारे में नहीं पढ़ा है वो पहले हमारा इसके प्रीवियस वाला वीडियो देख ले ए और एन के बारे में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं आर्टिकल द के बारे में, जिसे हम डेफिनिट आर्टिकल के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल इंग्लिश, और प्रैक्टिकल इंग्लिश का मतलब ही है नो रूल। आपको कोई भी रूल नहीं याद करना है। और मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा पॉइंट है, ये एक ऐसा चैप्टर का हिस्सा है जिसमें बहुत सारे रूल्स हैं, पर मैं आपको रूल्स नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आपको सिर्फ मात्र 4 पॉइंट में पूरा का पूरा आर्टिकल द समझा दूंगा। ठीक है ना। तो मेरा सवाल है आप लोगों से, सबसे पहले ये बताइएगा, मुझे बताइए आर्टिकल द को हिंदी में क्या कहते हैं। व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ आर्टिकल द। जैसे आर्टिकल ए और एन को हम एक या एनी के सेंस में बोलते हैं, कोई भी हो सकता है, एनी हो सकता है, एक हो सकता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। वैसे ही आर्टिकल द को हिंदी में क्या कहते हैं, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ आर्टिकल द। तो आप ढूंढेंगे, आपको आर्टिकल द की कोई हिंदी मीनिंग नहीं होती। आर्टिकल द इज प्योर इंग्लिश वर्ड, आर्टिकल प्योर इंग्लिश वर्ड है आर्टिकल द। ठीक, अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझिएगा कि जब हम आर्टिकल द की कोई हिंदी मीनिंग नहीं होती तो हम समझते कैसे हैं। देखिए, ग्रामर में इसके 2 हिस्से होते हैं और स्पीकिंग में इसका एक अलग हिस्सा होता है। जब आप स्पीकिंग में बात कर रहे होते हैं तब आपका चेहरे का एक्सप्रेशन बता देता है कि आर्टिकल द लगाना है या आर्टिकल ए और एन लगाना है। लेकिन जब आप ग्रामर में होते हैं, जब आप एग्जाम में सेंटेंस के लगा रहे होते हैं तो चेहरे का एक्सप्रेशन नहीं होता। तो आप आर्टिकल द का यूज कैसे करेंगे वो मैं आप लोगों को आज सिखाने जा रहा हूं। चलिए इस बात को पहले स्पीकिंग की जो चीज है उसको हम समझ लेते हैं कि आर्टिकल द और ए और एन में क्या डिफरेंस होता है। छोटा सा, ए और एन होता है इनडेफिनिट आर्टिकल और द होता है डेफिनिट आर्टिकल। जरा देखिएगा, ये एक पर्सन है, ये मान लेते हैं नौकर है और ये मालिक है। ठीक है ना। तो स्पीकर में जो है वो मालिक है, आराम से लेटा हुआ है, और ये नौकर है, ऐसे हाथ जोड़कर खड़ा हुआ है। तो मालिक ने नौकर को बुलाया और नौकर से कहा, सुनते हो जी मालिक, बताइए तुमको पता है। अब इन्होंने एक सेंटेंस बोला। इन्होंने क्या बोला, आई हैव बॉट अ कार। उन्होंने क्या बोला, आई हैव बॉट अ कार। इसको हिंदी में वो कैसे बोलेंगे, सुनते हो तुम्हें पता है जी मालिक बताइए, मैंने एक कार खरीदी है। तो मैंने एक कार खरीदी है। तो अब जैसे ही उन्होंने बोला आई हैव बॉट अ कार, इसका मतलब ये हो गया, अब ये सोचने लगा। क्या करने लगा, सोचने लगा कौन सी कार खरीदी है। क्यों, क्योंकि इसको उस कार के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो याद रखिएगा, यहां से एक पॉइंट ये निकल कर आता है कि जब बोलने वाले को, बहुत ध्यान से समझिएगा, जब बोलने वाले को उस नाउन के बारे में पता हो, ये समझिएगा, जब बोलने वाले को उस नाउन के बारे में पता हो लेकिन सुनने वाले को उस नाउन के बारे में कोई जानकारी ना हो,
तो बताइए सुनने वाले के लिए वो नाउन अननोन हो गया, मीन्स इंडेफिनिट हो गया, ठीक है ना। अब ये सोच रहा है कौन वाली कार। अब उन्होंने दूसरा सेंटेंस बोला तो आई हैव बॉट द कार। तो जरा बताइएगा अब इस द का मतलब क्या हो गया। अगर उन्होंने द बोला होगा तो इनका और इनका चेहरे का एक्सप्रेशन कुछ और होगा। मैं आपको बताता हूं आखिर चेहरे का एक्सप्रेशन क्या रहा होगा। अगर इन्होंने द बोला होता तो इनके चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा होता, कैसा होता। अच्छा, अब यहां पर कोई थॉट ना बनी होती, क्या ना बनी होती, कोई क्वेश्चन मार्क ना बना होता, ये सोच ना रहे होते, हाथ ऐसे ना होते, हाथ क्या ना होते, हाथ ऐसे ना होते और ऐसे बधाई दे रहे होते, अरे वाह अरे वाह अरे वाह आपने तो कार खरीद ली, ठीक है ना। तो द का मतलब क्या है जरा समझिएगा। आर्टिकल द हम तब लगाते हैं, स्पीकिंग की मैं बात कर रहा हूं, कि जब बोलने वाले को, और ध्यान से समझिएगा, जब बोलने वाले को तो उस कार के बारे में मालूम है, उस नाउन के बारे में मालूम है, और सुनने वाले को भी उस नाउन के बारे में मालूम होना चाहिए। जब दोनों लोगों को उस नाउन के बारे में जानकारी है कि वो किस नाउन की बात हो रही है, तो लगता है आर्टिकल द, इसी वजह से वो कहलाता है डेफिनिट आर्टिकल। और ये लगता है आर्टिकल अ जब बोलने वाले को तो पता है, सुनने वाले को नहीं पता है। जैसे मैंने अभी आपसे बोला, आपको पता है मैंने आज एक स्केल खरीदा है, ये देखिए मैंने आज एक स्केल खरीदा है, तो मैं आपसे कह रहा हूं आई बॉट अ स्केल। तो क्या आप उस स्केल के बारे में जानते हैं? नहीं जानते हैं वो कौन सा स्केल है, कहां से खरीदा, कैसा है, तो आप लोगों के लिए वो हो गया इनडेफिनिट। लेकिन मैंने आपसे बोला वाला स्केल खरीद लिया हमने, तो वाला स्केल खरीद लिया हमने, इट मीन्स मेरे चेहरे की एक्सप्रेशन ने आपको बता दिया वो वाला मीन्स क्या हो गया, उसे आप भी जानते हैं और उसे मैं भी जानता हूं, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका स्पीकिंग का पार्ट। पर हमारे एग्जाम में स्पीकिंग तो आती नहीं है। ग्रामर में आर्टिकल द का यूज कैसे किया जाता है, क्योंकि अगर अकॉर्डिंग टू आप ग्रामर देखें तो अभी नीचे वाला सेंटेंस रॉन्ग है, नीचे वाले सेंटेंस अभी रॉन्ग है, सिर्फ ऊपर वाला ही सही है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आर्टिकल द के लेक्चर को, जो कि होगा आपके एग्जाम से रिलेटेड। ये था आपका स्पीकिंग का पार्ट, जल्दी से देख लेते हैं। चलिए, मैंने आपसे जैसे बताया है, मैं सिर्फ 4 पॉइंट में आर्टिकल द बताऊंगा, ठीक, उसमें से एक ओमिशन भी होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, आर्टिकल द जो लगता है वो लगता है नाउन के साथ, ये हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। आर्टिकल द जो लगता है वो नाउन के साथ लगता है, ये हम लोग जानते हैं। ऐसा नाउन जो इस पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में, ऐसा नाउन जो पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में उसका कोई दूसरा रूप ना हो, उसका कोई दूसरा रूप ना हो। इट मीन्स इसको हम ये कह सकते हैं, वह सिर्फ अपने आप में अकेला होना चाहिए, उसका कोई दूसरा रूप नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नाउन जो इस पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में अपने आप में अकेला है, उसका कोई दूसरा रूप नहीं है, तो वो ऑलरेडी डेफिनेट ही माना जाएगा। और उस नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल क्या लगता है, द लगता है। क्या लगता है? आर्टिकल द लगता है। ये था आपका पहला रूल। बट हम रूल से नहीं पढ़ते, ठीक है, ये पॉइंट सही है, बट ये पॉइंट पूरी तरह से गलत भी हो सकता है, ठीक है ना। जरा उस बात को समझिएगा। अब मैं कुछ इसके एग्जाम्पल से बता देता हूं। जैसे मैंने लिख दिया सन, क्या लिख दिया? मैंने लिख दिया सन, मैंने लिख दिया मून, अर्थ, ताजमहल, और ये इतने हैं ना कि मेरा पूरा बोर्ड भी भर जाएगा, बट ये फिनिश नहीं होंगे। तो मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। गंगा, यमुना, सरस्वती हमारी नदियाँ हो गई, गीता, बाइबल, कुरान, द हिंदू न्यूज़पेपर आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जितने भी नाउन हैं, आप याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, और आप लोग पहले से जानते हैं कि ये अपने आप में सिंगल हैं,
इनका कोई दूसरा रूप नहीं है। सन कितने हैं? एक है, सन का कोई दूसरा रूप नहीं है। मून कितने हैं? एक है, उसका कोई दूसरा रूप नहीं है। अर्थ कितनी है? पृथ्वी एक है, उसका कोई दूसरा रूप नहीं है। ताजमहल एक है, जिसको हम लोग फेमस मॉन्यूमेंट्स में भी जानते हैं, जैसे द हिमालयाज भी होता है, द वॉल ऑफ चाइना होता है, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी होता है, गंगा, द यमुना, द सरस्वती। ये ऐसे हम लोग ढेर सारे नाउन पढ़ते रहते हैं। तो याद रखिएगा ये वो नाउन होते हैं जो अपने आप में इकलौते होते हैं। बट मैं आपको बता दूं, एग्जाम में अब ये वाला पॉइंट नहीं पूछा जाता। बहुत ही रेयर चांसेस है कि इस तरह के पॉइंट अब पूछे जाते हो, क्योंकि ये बहुत बेसिक है। तो अब मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं इसी पॉइंट से रिलेटेड। जरा आप बताइएगा उसमें क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, तो मैंने जरा ऑप्शन लिखा, प्लीज फिल दिस पॉट। Please fill this flower pot with the earth। ठीक है ना? तो जरा बताइए यहां पर ऑप्शन क्या आएगा। सेकंड क्वेश्चन, माई ब्रदर हैज डिसाइडेड टू ड्रॉ a moon या the moon and earth। मैं यहां ऑप्शन लिख देता हूं, सेकंड के बाद थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में लिख देता हूं, आप लोग वीडियो स्किप करके भी आगे बढ़ के देख सकते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, तो मैं समझाना चाहता हूं, जरा उस चीज को समझिएगा। नीचे वाले में बताना है वो सेंटेंस सही है या गलत है। चला देखिएगा। पहला सेंटेंस, प्लीज फिल दिस फ्लावर पॉट। इस फ्लावर पॉट को भर दो, जैसे कि गमला होता है, ठीक है ना? इस फ्लावर पॉट को भर दो अर्थ से। सोचिए जरा, भरिए अर्थ से, अर्थ को उठा के लाइए, भगवान बन जाइए, फ्लावर पॉट में डाल दीजिए। ऐसा तो हो नहीं सकता ना। यहां पर बच्चे ने देखा अर्थ, अर्थ के पहले लगता है आर्टिकल द। सर जी ने बताया था, बुक में लिखा हुआ है, अर्थ पहले द लगा दीजिए, एंड लगेगा नहीं। सर ध्यान से समझिएगा, यहां पर अर्थ की जो मीनिंग है वो रियल लाइफ में वो अर्थ नहीं है। यहां पर जो अर्थ की मीनिंग है वो क्या है? मिट्टी है। और मिट्टी होता है अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले तो आर्टिकल एन लगता ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जब ये कोई डेफिनिट मिट्टी नहीं है, उस मिट्टी की कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं है, अपने आप में यूनिक भी नहीं है, तो इसके पहले नो आर्टिकल आएगा, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इस शब्द का यूज कैसे किया गया है वो मायने रखता है, ना कि लिखे हुए शब्दों को याद कर लेना। ऐसा होता है तो ऐसा करते हैं, ऐसा होता है तो ऐसा करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी वैसा होता है, पेपर में आता है तो पता नहीं कैसे होता है, ऐसे करने लगते हैं। तो जरा ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े आप बच नहीं सकते, हर चीज में शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा सकते। अगर आप चीजों को डीपली समझ गए तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई ब्रदर हैज डिसाइडेड टू ड्रॉ। मेरे भाई ने यह निश्चय किया कि वो ड्रॉ करेगा, ड्राइंग बनाएगा। क्या ड्रॉ करेगा? डैश मून एंड डैश अर्थ। तो बताइए, मून आपने देखा, अर्थ आपने देखा, आपने सोचा लगा देते हैं आर्टिकल द, ये तो अपने आप में अकेला होता है, क्वेश्चन भी नहीं पढ़ते बहुत से बच्चे तो। लेकिन इस सेंटेंस में उस अर्थ और मून का यूज कैसे हुआ है जरा समझिएगा।
मेरे भाई ने ये निश्चय किया कि वो ड्रॉ करेगा क्या। यहाँ पर जो मून है वो चंद्रमा जो आसमान में है, ये वो वाला मून नहीं है। यहाँ पर चंद्रमा और मून की एक डिजाइन की बात हो रही है, एक ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। तो वो एक पेपर है मान लेते हैं, उस पेपर पे वो मून बना रहा है, तो ये एक ऑब्जेक्ट है, एक चित्र है, और चित्र जो है वो कोई डेफिनेट नहीं है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, अ मून। तो मेरे भाई ने ये निश्चय किया कि वो इस पेज पर एक मून बनाएगा और एक अर्थ बनाएगा। अब यहाँ पर भी द नहीं आएगा, तो पढ़ लीजिए नियम, ये एग्जाम में आएगा नहीं। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग पढ़ते नहीं, समझते नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ साइंटिस्ट ऐसा सोचते हैं, सम साइंटिस्ट थिंक दैट, कुछ साइंटिस्ट ऐसा सोचते हैं। तो बताइए ये साइंटिस्ट कहाँ बैठ के सोच रहे होंगे, जिस अर्थ पे हम लोग हैं, ठीक है ना। वो क्या सोचते हैं, देयर मे बी, मे का मीनिंग होता है पॉसिबिलिटी, किसी चीज की संभावना बताने के लिए। तो वो कहते हैं देयर मे बी एन अर्थ या द अर्थ इन अदर सोलर सिस्टम, जिस सोलर सिस्टम के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं, जो हमारा अर्थ के ऊपर जो हम लोग हैं, वहां पर बैठ के सोच रहे हैं कि एक अर्थ और हो सकती है हमारे सोलर सिस्टम में या दूसरे सोलर सिस्टम में। तो बताइए वो अर्थ क्या आप जानते हैं, उसी अर्थ के बारे में तो पता लगाना चाहते हैं। यार हो सकता है एक अर्थ और हो, वो तो कोई भी अर्थ हो सकती है, वो डेफिनेट नहीं है। तो यहाँ पे एन की जगह, सॉरी आर्टिकल द की जगह क्या आएगा, एन आएगा। लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, माई ब्रदर वॉज प्लेइंग, मेरा भाई खेल रहा था, कहाँ खेल रहा था, इन द सन। तो यहाँ पर सन की जो मीनिंग है वो धूप है। क्यों, क्योंकि सन के ऊपर, सन के बगल में, ये तो इम्पॉसिबल बात हो गई क्योंकि सूरज में नहीं खेल सकता। तो यहां से ये पता चला, क्या पता चला, कि लिखे हुए शब्दों को नहीं रटना है, नियमों को नहीं रटना है, दी गई जानकारी को एक्सेप्ट करना है, सेंटेंस को पढ़ना है। अगर आप पढ़ना सीख गए तो आधे से ज्यादा चीजें तो ऐसे ही सॉल्व हो जाती हैं। रीडिंग एक बहुत अच्छी चीज है, ठीक है ना। ये मैथमेटिक्स में भी काम आते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप मैथमेटिक्स के सवाल को पढ़ना सीख गए, आखिर वो कह क्या रहा है, तो 50% क्वेश्चन वहीं पे सवाल हल हो जाता है। और अगर आप लैंग्वेज नहीं समझ पाए, आप कितना भी उसमें रूल लगा लीजिए, कितने भी फॉर्मूले लगा लीजिए, आप फंस जाएंगे। अच्छे क्वेश्चनों की मैं बात कर रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चनों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आर्टिकल द का नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। तो ये तो हो गया एक सिंपल सा पॉइंट, आर्टिकल द, जो ऐसे नाउन जो अपने आप में इकलौते होते हैं, ऐसे नाउन जो अपने आप में इकलौते होते हैं, उनका कोई दूसरा रूप नहीं होता। ये मेरा बोर्ड जो है ना, उठा के मैं सोच रहा हूँ इसको यहीं रखे रहने दूं, शिक्षा का पार्ट है, नहीं फेंक सकता, बहुत मेहनत लेता है ये बोर्ड, जल्दी साफ नहीं होता, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट ये कहता है, सर जी आपने बताया आर्टिकल द जो होता है वो एक सिंगल होता है, अपने आप में अकेला होता है, वहां लगता ठीक है। मान लेते हैं मैंने लिख दिया यहाँ पर ट्री, क्या लिख दिया, ट्री। ट्री के पहले ये भी लग सकता है और ट्री के पहले तो ये भी लग सकता है, क्योंकि एक ट्री भी हो सकता है और हम किसी डेफिनेट ट्री की भी बात कर सकते हैं। पता कैसे चलेगा कि हम सेंटेंस में आ लगाएं या हम सेंटेंस में दा लगाएं। इस चीज को पकड़ने की एक ट्रिक है, उसे ट्रिक नहीं कहते, वो रियल लाइफ से रिलेट किया जाता है। क्या है जरा समझिएगा। कोई नाउन दिया है, हम जानते हैं नाउन के पहले ही आर्टिकल लगता है, और उस नाउन के पहले आपको आर्टिकल लगाना है, वहां द भी लग सकता है और ए और एन भी लग सकता है, या हो सकता हो दा की जगह कुछ और भी लग सकता है, दिस दैट दोज, कोई भी डिटर्मिनर आ सकता है, ठीक। आप कंफ्यूज हो कि हम ये वाला लगाएं कि ये वाला लगाएं, क्योंकि ऐसे तो आपको पता नहीं चलेगा कि दोनों को, लिसनर और स्पीकर दोनों को पता है कि एक को पता है, रिटन में नहीं पता चलेगा। अब क्या करेंगे, सोचेंगे क्या करेंगे, क्या करना है जरा ध्यान से सुनिएगा। उस नाउन से, जो नाउन आपको दिया गया होगा, उस नाउन से आपको एक सवाल करना है। क्या करना है, उस नाउन से आपको एक सवाल करना है और जानकारी लेनी है कौन वाला, या इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, विच वन, क्या बोलते हैं, कौन वाला नाउन। जो भी सेंटेंस में लिखा होगा उस नाउन से क्वेश्चन करेंगे तुरंत, कौन वाला नाउन। अगर उस नाउन की आगे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है,
अगर उस नाउन की आगे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है तो याद रखिएगा फिर वो डेफिनिट हो जाता है, और जब डेफिनिट हो जाता है तो आर्टिकल क्या आता है उसके साथ, द आता है। द कब आता है, जब जानकारी आपको उस नाउन की मिल जाए जिस नाउन से आप सवाल करेंगे, विच वन, कौन सा नाउन। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तो थोड़ा सा समझ में आएगा अच्छे से। पहला एग्जाम्पल, मैंने अभी वहां पर एक क्वेश्चन लिखा था कार वाला, तो उस पर्सन ने क्या बोला था, आई बॉट आ कार। तो इसका मीनिंग क्या था कि सुनने वाले को नहीं पता वो कौन सी कार है। मैंने यहां लिख दिया आई बॉट द कार, तो वहां तो ये पता चल रहा था कि दोनों को पता है क्योंकि उसका चेहरे का एक्सप्रेशन बता रहा था। क्या आपको यहां पता है वो कार कौन सी? तो मैंने क्या बताया, जो भी नाउन दिया गया होगा उससे एक सवाल करेंगे, मैंने खरीदी कार, कौन सी कार खरीदी। मैंने एक कार खरीदी, कौन सी कार खरीदी। क्या इस कार की कोई इंफॉर्मेशन है आगे? अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो अभी क्या हो जाएगा, आर्टिकल आ सही। लेकिन अब मैं यहां पर इसकी इंफॉर्मेशन ऐड कर दे रहा हूं, तो आई बॉट द कार दैट वॉज वेरी कॉस्टली। तो बताइए मैंने कौन सी कार खरीद ली, मैंने वो कार खरीद ली जो बहुत ही महंगी थी। तो आप देखेंगे ये इस नाउन की इंफॉर्मेशन है, इस नाउन की ये क्या है, इंफॉर्मेशन है। और जब हमको इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अब वो नाउन डेफिनिट हो गया। अब आंसर आ यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये वर्ड एडजेक्टिव है, ये वर्ब एडवर्ब है, ठीक है, और ये वर्ब है और ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ये सब चीजें अभी मैं आप लोगों को आगे सिखाऊंगा, जिसका नाम है पार्सिंग। पार्सिंग एक ऐसा मेथड होता है जिसमें आपको शब्दों को रटना नहीं पड़ता, वो शब्द खुद उछल उछल के आपके पास आएंगे और कहेंगे मैं तो नाउन हूँ, मैं तो प्रोनाउन हूँ, मैं तो एडजेक्टिव हूँ, मुझे पहचानो। तो नहीं पहचान पाए, वो पार्सिंग होता है। पार्सिंग कोई चैप्टर नहीं होता है, प्रैक्टिकल इंग्लिश का एक मेथड होता है जो हमें ये बताता है कि दिए गए सेंटेंस में कौन सा शब्द क्या है और कैसे आया। अभी मैंने यहाँ लिख दिया, अभी बहुत से हो सकता हो डाउट, कॉस्टली तो LOI पे खत्म है, ये तो एडवर्ब होता है, आपने एडजेक्टिव कैसे लिख दिया। ये हम लोग आगे के लेक्चर्स में सीखेंगे, ठीक है ना। अगला मैं एग्जांपल दे देता हूं, देखिए मैंने लिखा द मैन इज वेरी ऑनेस्ट। वो आदमी बहुत ईमानदार है। कौन सा आदमी ईमानदार है, जरा बताइए, कौन सा आदमी ईमानदार है? क्या इस आदमी की, इस नाउन की कोई इंफॉर्मेशन है? कहीं कोई इंफॉर्मेशन नहीं, सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ है आदमी ईमानदार है, तो अभी आर्टिकल द नहीं आएगा। लेकिन हम यहीं पे इस मैन की एक इंफॉर्मेशन ऐड कर दे रहे हैं, जैसे मैंने लिख दिया द मैन इन ब्लैक शर्ट। मैंने क्या इंफॉर्मेशन ऐड कर दी, द मैन इन ब्लैक शर्ट इज वेरी ऑनेस्ट। द मैन इन ब्लैक शर्ट, यहां से सेंटेंस फिर ऐसे कंटिन्यू हुआ, इज वेरी ऑनेस्ट। कौन सा आदमी बहुत ईमानदार है? वो ब्लैक शर्ट वाला। तो वो अपने आप में क्या हो गया, डेफिनिट हो गया। तो अब आंसर क्या आ जाएगा, आर्टिकल द। तो यहां से ये पता चला कि दूसरा पॉइंट क्या कहता है, अगर आपको किसी ऐसे नाउन के साथ आर्टिकल द लगाना है जो अपने आप में डेफिनिट मीन्स सिंगुलर नहीं है, जो पूरे विश्व में एक नहीं है, कार तो बहुत सारी हो सकती है, आपको उस नाउन की इंफॉर्मेशन लेनी है। क्या लेनी है? आपको उस नाउन की जानकारी लेनी है और बगल से पूछना है कौन वाला नाउन, कौन वाली कार, कौन वाला आदमी। ऐसे लाखों हजारों एग्जाम्पल बन सकते हैं, ठीक है ना, जिसमें आपको उस नाउन का इंफॉर्मेशन गेन करना हो। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और बता देता हूं, ठीक है ना। मैंने आपसे बोला आई स्टोल अ वॉच। मैंने एक घड़ी चुरा ली। बताइए कौन सी घड़ी मैंने चुराई? वैसे मैं बचपन में चोर था, तो मैंने चोरी करना छोड़ दिया है। आई स्टोल अ वॉच, मैंने घड़ी चुरा ली। कौन सी घड़ी चुरा ली? क्या आपके पास कोई इंफॉर्मेशन? कोई इंफॉर्मेशन, आर्टिकल आ सही हो गया। मुझे क्या पता, आपको क्या पता? वो तो चुराई मैंने है, तो मैं जानता हूं, तो मैं बताता हूं आपको मैंने कौन सी चुरा ली। मैंने वो वॉच चुरा ली
आई स्टोल अ वॉच या द वॉच गिफ्टेड बाय यू, मैंने कौन सी घड़ी चुरा ली, मैंने वो घड़ी चुरा ली जिसे आपने मुझे गिफ्ट दिया था। अब वो वॉच डेफिनिट हो गई, अब यहाँ पर अ नहीं आएगा, अब यहाँ पर क्या आएगा, आर्टिकल द आएगा। तो ये था आपका दूसरा पॉइंट जो ये बताता है कि अगर नाउन इंफॉर्मेशन अपनी दे देता है तो वो डेफिनिट माना जाता है, अगर वो नाउन इंफॉर्मेशन नहीं देता है तो वो डेफिनिट नहीं होता है, तो फिर हम उसके पहले द का यूज नहीं करते हैं। ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसका अगला पॉइंट वो क्या कहता है, आर्टिकल द का यूज। लगता है मेरे बोर्ड को भी कोरोना हो गया है, जब से कोरोना खत्म हुआ है ये बिल्कुल ब्लैक ब्लैक हो जाता है, बिल्कुल क्लीन नहीं होता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जल्दी ही इसका भी सॉल्यूशन निकालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है, थर्ड पॉइंट वो क्या कहता है, देखिए जो मैंने बताया वो रूल नहीं था, रूल से अलग हट के था, क्योंकि वो नियम नहीं है, वो रियलिटी है, रियल में ऐसा होता है, जानकारी होती है, इसी वजह से उसको हम डेफिनेट कर लेते हैं। चलिए देखें अगला पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट ये कहता है अगर कोई एडजेक्टिव दिया है, क्या दिया है, कोई एडजेक्टिव दिया है, डी इसकी साइलेंट साउंड होती है, एडजेक्टिव उसको बोलते हैं, वो बात की बातें। अगर कोई एडजेक्टिव दिया है और मैं कुछ एडजेक्टिव एग्जाम्पल लिख भी दे रहा हूं, जैसे मैंने बोल दिया पुअर, रिच, गुड, बैड, ब्यूटीफुल, मैं कोई भी यहां पर एडजेक्टिव ऐड कर सकता हूं। ठीक, अगर आप किसी भी एडजेक्टिव के बाद, अगर आप किसी भी एडजेक्टिव के बाद क्या लगाते हैं, पीपल वर्ड लगाते हैं, कौन सा वर्ड लगाते हैं, इसका मतलब हो जाता है गरीब लोग, अमीर लोग, अच्छे लोग, बुरे लोग, सुंदर लोग, ऑनेस्ट लोग, कावर्ड लोग, कावर्ड मीन्स होता है कायर, ब्रेव पीपल, बहादुर लोग। तो इंग्लिश में ये कहा जाता है कि आप उस पीपल वर्ड को बार बार न रिपीट करें, पुअर पीपल बार बार ना बोलें, रिच पीपल बार बार ना बोलें, क्योंकि जब आप बात कर ही रहे हो पीपल के सेंस में तो पीपल का यूज करने से मना किया जाता है। तो फिर पता कैसे चलेगा कि हम उस पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो उस कहा जाता है कि आप उसके पहले अगर आप आर्टिकल द लगा देते हैं तो उसका मतलब ही हो जाता है पूरा का पूरा ग्रुप। जैसे मैंने बोला द पुअर, तो द पुअर का मतलब ही हो गया सभी गरीब लोग। द रिच का मीनिंग ही हो गया सभी अमीर लोग। द गुड का मतलब ही हो गया सभी अच्छे लोग। द बैड का मतलब ही हो गया सभी बुरे लोग। द ब्यूटीफुल का मतलब ही हो गया सभी सुंदर लोग। तो याद रखिएगा ये पहले से क्या हो जाता है, अगर किसी भी एडजेक्टिव के पहले द लगा देते हैं तो आगे पीपल वर्ड लगाने की जरूरत नहीं होती। और याद रखिएगा ये जो द प्लस एडजेक्टिव होता है ये फिर प्लुरल की तरह काम करता है। और ये वर्ब कैसे लेता है, प्लुरल, क्योंकि ये पूरे के पूरे ग्रुप को बताता है। किसको बताता है, पूरे के पूरे ग्रुप को बताता है। मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, मैंने लिखा एग्जाम्पल, आर्म्स आर गिवन। आर्म्स का मीनिंग होता है दान, भिक्षा, ये नाउन में आप पढ़ेंगे। आर्म्स आर गिवन टू द पुअर या अ पुअर मैन, ठीक है ना। तो दान दिया जाता है, दान दिया जाता है किसको, तो दान दिया जाता है गरीब लोगों को या किसी एक गरीब को, क्योंकि किसी एक गरीब को आप दान नहीं दे सकते हो। यहाँ पर जो सेंटेंस का सेंस है वो जनरल सेंस है, वो दुनिया का कोई भी गरीब हो सकता है। अब इसी बात को हम थोड़ा दूसरे तरीके से लिखते हैं, आई गेव 20 rupees, I gave 20 rupees to the poor, to a poor man। मैंने 20 रुपए दे दिए, किसको दे दिया आपने 20 रुपए? क्या आप 20 रुपए में पूरे गरीबों की प्रजाति को निपटा दोगे? गलत हो जाएगा। मैंने एक गरीब आदमी को 20 रुपए दे दिए, वो गरीब आदमी कोई भी हो सकता है, अभी वो गरीब आदमी डेफिनेट नहीं है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा,
आर्टिकल आ जाएगा। ठीक है ना। एक एग्जांपल और ले लेता हूं, जैसे मैंने बोला वी शुड ऑलवेज फॉलो द गुड टू गेट सक्सेस इन लाइफ। अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस पानी है, अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं, तो हम लोगों को हमेशा फॉलो करना चाहिए किसको? द गुड। यहाँ क्या लिखा हुआ है? द गुड। इसका मीनिंग ये हो गया सभी अच्छे लोगों को फॉलो करना चाहिए कि हमारे आसपास, हमारे इतिहास में, हमारे घर में भी वो पर्सन हो सकता है, जितने भी अच्छे लोग हैं उन लोगों से अच्छी अच्छी बातें सीख कर हम अगर सफलता पाना चाहते हैं तो हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए सभी अच्छे लोगों को। अगर मैं यहाँ लिख देते आ तो ये गलत हो जाता, क्योंकि हम यहाँ बात पूरे के पूरे ग्रुप की कर रहे हैं, ना कि किसी एक सिंगुलर नाउन की कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट, आर्टिकल द कहाँ लगता है। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मैं आपको 4 पॉइंट बताऊंगा आर्टिकल द के बारे में। आज मैंने क्या बताया आपको कि मैंने ये बताया कि आर्टिकल द का यूज कहाँ करते हैं। जो 4th पॉइंट है उसमें मैं ये बताऊंगा कि आर्टिकल द का यूज कहाँ नहीं करते हैं। याद रखिएगा, जितना इंपॉर्टेंट है कहाँ पर यूज होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट है कहाँ पर यूज नहीं होता है, जिसको ओमिशन ऑफ द बोला जाता है, उसका टॉपिक का नाम है। तो उसमें बहुत सारे रूल होते हैं, ऐसा नाउन होगा तो करेंगे, ऐसा नाउन होगा तो नहीं करेंगे। हम लोग देंगे उठा के पटक उन सभी नियमों को, पढ़ेंगे उसका प्रैक्टिकल मेथड, उसमें भी मैं आपको बताऊंगा बिना किसी रूल के। तो आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग इस लेक्चर को अच्छे से देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ना समझ में आए तो कॉपी बंद करके रख दीजिएगा, फिर दोबारा फिर से खोलिएगा, फिर से देखिएगा, तब तक सीखते रहिएगा जब तक आपको वो चीज समझ में ना आ जाए। ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग जानेंगे आर्टिकल द का यूज कहाँ नहीं होता है, और उसके बाद आर्टिकल का लास्ट लेक्चर होगा, उसमें हम जानेंगे आर्टिकल ए एंड द, इन तीनों के कुछ स्पेशल पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स जो जल्दी समझ में नहीं आते, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होते हैं, लगता तो है हमें चिड़िया पर आके बैठ जाता है कौआ। ठीक है ना। तो चलिए आज हम अपने लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी बच्चों से विदा लेना चाहते हैं, सभी बच्चों को धन्यवाद।